इस महीने कुछ ऐसी एनिमेज आई है जो तुम नहीं देख रहे हो या शायद देख रहे हो, बता देना कमेंट सेक्शन में। मेगा पुसी एंगलर, हाँ यही नाम है इस एनिमे का। जानता हूँ थोड़ा अजीब है लेकिन इसका पूरा नाम है नेगेटिव पॉजिटिव एंगलर। ये स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जो इमोशनल हो सकती है। अब इसे मैं काफी यूनिक स्टोरी तो नहीं कहूंगा क्योंकि जापान में ऐसे प्लॉट की कहानियां बहुत बनती है, बट उसे दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। शायद इसी वजह से लोगों को पसंद आती है और इसमें भी वही करा गया है। इसकी कहानी सुने हीरो सासाकी नाम के एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के आसपास घूमती है जो काफी परेशानियों से गुजर रहा है। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है और ऊपर से डॉक्टर कहती है कि भाई तू अब सिर्फ 2 साल ही जी सकता है। अब जिंदगी तो ले ही रही थी, डॉक्टर ने भी कह के ले ली कि जिंदगी अब तेरी नहीं लेगी। और इसी बीच में जब वो अपने कर्ज देने वाले लोगों से भाग रहा होता है तो वो समुद्र में गिर जाता है। फिर वहीं से स्टोरी का ट्विस्ट शुरू होता है। उसे बचा लेती है हाना, एक लड़की जो फिशिंग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाना और उसके दोस्त ताराकी और बाकी सब उसे अपने फिशिंग एडवेंचर में ले जाते हैं और शामिल कर लेते हैं। और यहाँ से सुने हीरो की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। फिशिंग के जरिए वो अपने दुख और परेशानियों को भूलने लगता है और दोस्ती की बॉन्ड और फिशिंग के अच्छे मोमेंट से वो एक नए पर्सपेक्टिव से जिंदगी देखना शुरू करता है। एक सीरियस टॉपिक डिप्रेशन और इलनेस को थोड़ा हल्का और फ्रेंडली तरीके से दिखाया गया है और शायद यही इसकी स्पेशलिटी है जो इसे बाकी से अलग बना रही है। ब्लू मिबोरो ये एक एनिमे है जो एक हिस्टोरिक एज पे बेस्ड है जिसमें इंटेंस वर्ड फाइट है। अब इंटेंस बोले तो बहुत ज्यादा इंटेंस। स्टोरी कुछ ऐसी है, एक लड़का जिसका नाम नियो है और वो एक ऑर्फन है जो एक बेहतर दुनिया का सपना देखता है। काफी मुश्किल हालातों में जी रहा है और थोड़ा उदास भी है। फिर एक दिन वो ऐसे 2 मर्दों से मिलता है जो उसको दिखाते हैं कि तलवारों से कैसे इतिहास बदला जा सकता है। और यही वो मोमेंट था जिसने मुझे हुकअप कर लिया था, क्योंकि मैं वो बंदा जो विलन सागा की इस आइडियोलॉजी पे है कि एक सच्चे वॉरियर को स्वॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें मुझे बिल्कुल एक उल्टा एनिमे देखने को मिलता है जो ये कह रहा है कि स्वॉर्ड इतिहास बदल सकता है। अब जब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में तो फिर नियो इन तलवारों के बारे में ज्यादा जानने लगता है तो फिर वो शिनसेनगुमी में जुड़ जाता है। अब शिनसेनगुमी का मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, वो एक मशहूर पुलिस फोर्स थी जो जापान के एडो पीरियड में काम करा करती थी। अब ये बात ध्यान में रखना कि कहानी हिस्टोरिक है तो फिर यहाँ पे सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं होने वाली है, बल्कि दोस्ती, हिम्मत और एक इंसान का समझ पर क्या असर हो सकता है ये भी दिखाया जाता है। एनीमे एक्शन के साथ साथ कुछ गहरी बातें भी करती है जैसे कि दोस्ती और अपने आप को समझना। एनिमेशन और म्यूजिक भी काफी जबरदस्त है तो ये एनिमे तुम देख सकते हो। नंबर 3 हाई गाकुरा। ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जो थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये दुनिया स्काई के ऊपर और ओशन के नीचे है। इस दुनिया को संभालने के लिए पहले 4 गॉड्स थे जो अपनी पिलर्स की तरह काम करते थे, लेकिन फिर एक दिन ये चारों और कुछ छोटे गॉड्स अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के भाग गए। अब जब वो भाग गए थे तो दुनिया अनस्टेबल हो रही थी और सब कुछ केओस में है। अब आते हैं काशिकान, जिन्हें काशी भी कहा जाता है, जो बेसिकली गॉड्स को ढूंढने का काम करते हैं ताकि दुनिया में फिर से बैलेंस ला सके। मेन कैरेक्टर इचियो भी एक काशिकान है। उसने ये जॉब एक्चुअली अपने फॉस्टर डैड को बचाने के लिए उठाया था, जिन्हें कैप्चर कर लिया गया है और टेम्पररी पिलर बना दिया गया है एक मिसिंग गॉड की जगह। तो इचियो का मेन मिशन है वो भागे हुए गॉड्स को वापस से पकड़े और अपने डैड को छुड़ा सके और वापस से अपनी पीसफुल लाइफ जी सके। स्टोरी में एक्शन, फैंटेसी और कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है जो तुम्हें देखने में मजा आएगा। नंबर 4 ब्लू बॉक्स। देखो अगर तुम एक स्पोर्ट्स गीक हो तो तुम इसे देख सकते हो और अगर नहीं हो तो भी देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्ट्स के साथ साथ रोमांस भी डाला गया है और जापान का रोमांस का तड़का मतलब पीक। कहानी में ताइकी है जो बैडमिंटन का बहुत बड़ा फैन है और चिनात्सु जो बास्केटबॉल टीम में है और वैसे वो उसकी क्रश भी है। दोनों एक ही स्कूल में है और सुबह सुबह सेम जिम में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो नेचुरली वो लोग एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। काफी नॉर्मल स्टोरी लग रही है, बट रुको, अब ट्विस्ट ये है कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से चिनात्सु को ताइकी के घर में शिफ्ट होना पड़ता है। अब ताइकी के लिए डबल स्ट्रगल है क्योंकि उसकी क्रश उसके घर में रह रही है और वो अपने स्पोर्ट्स और स्कूल के बीच में अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है। ये एक रियलिस्टिक रोमांस है जिसमें स्वीट और ऑकवर्ड मोमेंट्स है बिना ज्यादा ड्रामा के। स्टोरी में ज्यादा फोकस है कि कैसे तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हो सेम टाइम पे और अपनी फीलिंग्स भी डेवलप कर सकते हो उसी टाइम पे। अगर तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस और स्पोर्ट्स का मिक्स पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। नंबर 5 डीमन लॉर्ड 2099। ये एनिमे का जोनर काफी अजीब लगा मुझको क्योंकि कहानी साइबरपंक है बट फैंटेसी भी ऐड है इसमें, लेकिन इसके फर्स्ट एपिसोड ने सारे डाउट क्लियर कर दिए थे। ये कहानी शिंजुको 2099 में सेट है और मेन कैरेक्टर है वेल्टोल वेलवेट वेल्सवार्ड। अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब ये बंदा एक लेजेंडरी डीमन लॉर्ड है जो 500 साल बाद रिवाइव होता है और सोचता है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहला था, लेकिन जब वो उठता है तो फिर देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अब ये दुनिया साइबरपंक है जहाँ मैजिक और एडवांस टेक्नोलॉजी का कॉम्बो है। जब वेल्टोल को ये समझना पड़ता है तो उसे ये पता चलता है कि उसका पुराना राइवल ग्राम जिसने उसे डिफीट किया था अब भी जिंदा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ग्राम अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ है। इसके अलावा एक कोल हैकर लड़की भी है जो ज्यादा मिस्चीवियस है और वो सिटी के बड़े बड़े स्क्रीन पे क्रेजी चीजें प्रोजेक्ट करती रहती है। उसका एटीट्यूड इस स्टोरी को फन और एक्साइटिंग बनाता है। वेल्टोल को देखना पड़ता है कि उसकी दुनिया कैसे बदल गई है और उसे अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ एक्शन एनिमे नहीं है बल्कि थोड़ा इमोशनल और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी है जहाँ एक पावरफुल फिगर को समझना पड़ता है कि कैसे टाइम ने सब कुछ बदल दिया है। इसमें इन्होंने एक्शन और ड्रामा तो डाला ही है लेकिन फिलोसफी को मिक्स कर दिया है जो इस एनिमे को मेरे लिए वन टाइम वॉच बनाता है और तुम भी इसे देख सकते हो। हाँ जी, तो यही थी वो सारी एनिमे रिकमेंडेशन जो तुम नहीं देख रहे हो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।